नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सबसे बड़ी खबर जो इस समय की है वो ये है कि क्या नॉर्थ कोरिया इस जंग में शामिल हो गया है। क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है, नॉर्थ कोरिया ने उसमें अपनी हिस्सेदारी शुरू कर दी है। वजह यह है कि आज सुबह सुबह जापान के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट ये बताता है कि उत्तर कोरिया की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल फेंकी गई है। उसके थोड़ी देर बाद एएफपी न्यूज ये बताता है कि साउथ कोरिया ये कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स सी ऑफ जापान की तरफ फेंकी गई हैं। यानी साउथ कोरिया और जापान की तरफ नॉर्थ कोरिया की तरफ से अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह लगाया जाए कि इस जंग में नॉर्थ कोरिया सीधे सीधे शामिल होने जा रहा है? देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है, आप भी जानते हैं कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान के बीच में एक तालमेल है। चाइना इस जंग में ईरान की हर तरह से मदद कर रहा है, इंटेलिजेंस अवेलेबल करा रहा है। चाइनीज जो इक्विपमेंट है उनके चलते यह हो रहा है कि ईरान को अमेरिकी सेना की, इजरायली सेना की सारी इंटेलिजेंस लगातार मिल रही है। रशिया ने साफ साफ कहा है कि इस जंग से हम बाहर नहीं हैं, हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम ईरान के साथ हैं। अरब देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने जब लावरोव, जो वहां के विदेश मंत्री हैं रशिया के, उनसे पूछा कि आपने हमारे मुल्कों के ऊपर जो हमला हुआ है उस हमले की मजम्मत क्यों नहीं की, तो उन्होंने पलट कर पूछा कि जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, 150 बच्चियों को मार दिया था, तो आपने मजम्मत की थी। तो रशिया पूरी तरह से साथ है ईरान के। यूएन में भी आप जानते हैं, ईरान के खिलाफ जब वोटिंग हुई थी तो रशिया और चाइना ने वोटिंग नहीं की थी। नॉर्थ कोरिया रशिया और चाइना के साथ भी है और ईरान के साथ भी है। कई बार वहां से बयान आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया इस जंग में शामिल होता है तो एक बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या यह जंग एक आलमी जंग में बदलने जा रही है, एक विश्व युद्ध में बदलने जा रही है? यह सवाल अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी डिटेलिंग पे आऊं इसके पहले एक बात और आपको बता दूं। कई सारे अखबारों ने, वेबसाइट्स ने यह खबर दी है कि चाइना के पास के समंदर में ढेर सारी हलचल देखी गई है चाइनीज नेवी की। और यहां आपको यह याद दिला दूं कि ताइवान पर कब्जे के लिए जो डेडलाइन चाइना ने तय की है वो है 2027, यानी 2027। 2026 चल रहा है, मार्च का महीना है। तो क्या इस सारी हलचल का फायदा उठाकर चाइना भी ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, जब वो जानता है कि अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट में? अमेरिका के डिफेंस का जो मामला है, एयर डिफेंस का मामला है, वो लगातार डिप्लीट कर रहा है, खत्म हो रहा है। और इस समय इजराइल को बचाना उसके लिए पहली प्रायोरिटी होगी, इसलिए अपनी आर्मी और अपनी बाकी सारी चीजें उस तरह से वो नहीं भेज पाएगा ताइवान में। तो क्या इसका फायदा उठाकर चाइना भी ताइवान पर कब्जा करना चाहता है? और क्या इसका फायदा उठाकर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है? अगर यह सब होता है तो आप समझिए कि आलमी जंग के करीब तो हम पहुंच ही गए। अब कल जो हमला किया है नॉर्थ कोरिया ने, बैलिस्टिक मिसाइल जो छोड़ी है सी ऑफ जापान में, उसके क्या मानी हो सकते हैं? दरअसल उसके मानी समझने के लिए जरा सा पीछे जाना पड़ेगा, कुछ घंटे पीछे जाना पड़ेगा। कुछ घंटे पहले अचानक यह खबर आना शुरू होती है और यह खबर सारे न्यूज मीडिया में सुनाई देती है कि जापान के पास जो सेना लगी हुई है अमेरिका की, उस सेना से 2500 मरीन्स और 3 जंगी जहाज मोड़े जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। एक बात मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के पास अपनी सेना नहीं है। जापान की सिक्योरिटी अमेरिका देखता है। और ये जो मरीन्स लगे हुए थे, ये जो सारा कुछ लगा हुआ था, और डिटेलिंग में करूंगा, ये सब कुछ जापान की सीमा पर लगा हुआ था, जापान की सुरक्षा के लिए। अब जापान की हिफाजत के लिए जो कुछ लगा हुआ था उसमें से 2500 अमेरिकन मरीन, 3 जंगी जहाज जिसमें यूएसएस त्रिपोली भी शामिल है, और इसके अलावा F-35B लाइटनिंग II जेट, MV-22B ऑस्प्रे विमान जहाज, ये सारा कुछ शामिल है जो वहां से हटाकर लाया जा रहा है मिडिल ईस्ट में। कहा यह जा रहा है कि ये पूरी की पूरी जो आर्मी आ रही है, इसका नेचर ऐसा है कि पानी में भी काम कर सकती है और जमीन पर भी काम कर सकती है, दोनों पर काम कर सकती है। यानी ट्रंप जो है वो ईरान के अंदर घुसने का, ईरान की जमीन पर उतरने का प्लान बना रहा है। यानी ट्रंप फाइनली
ईरान से सीधी लड़ाई, जमीनी लड़ाई करने को तैयार हो रहा है और इसका मकसद है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना। वो 21 माइल का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो सी ऑफ ओमान और ईरान से लगता है, वहां से जहाजें नहीं जाने दे रहा है ईरान, और इसीलिए उसको किसी भी तरह से खोलने के लिए सुबह खार्क पर हमला हुआ और प्लान यह किया जा रहा है कि ज्यादा आर्मी लाई जाए, जिसमें मरीन भी हो, जिसमें जहाजें भी हो, और ईरान के अंदर घुसने की कोशिश की जाए। यह हो सकता है खार्क के अंदर ही घुसने की कोशिश की जाए ताकि ईरान के जो ऑयल डिपो हैं उनको बर्बाद करने की जगह उन पर कब्जा कर लिया जाए। यह फिलहाल ट्रंप का प्लान दिखता है। दरअसल ट्रंप का प्लान तो कुछ है ही नहीं। पहले जितने प्लान इन्होंने बनाए थे, यूएसएस जेराल्ड लगाया था, जेराल्ड फोर्ड लगाया था, यूएसएस अब्राहम लिंकन लगाया था, वो सब तो जंग में बुरी तरह से घायल होकर वापस लौट गए। तो जैसे जैसे परेशानियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे ट्रंप नए नए प्लान बना रहा है और उनमें से एक प्लान ये था। अब नॉर्थ कोरिया के हमले का मतलब यह हो सकता है, और इसके पहले मैं आपको एक और बात याद दिला दूं कि साउथ कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम को हटाकर मिडिल ईस्ट में इजराइल के पास लाया गया था, यानी साउथ कोरिया में एयर डिफेंस को कम किया गया था, डिग्रेड किया गया था। तो ऐसे में जैसा मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ कोरिया के हमले का मतलब यह हो सकता है, यह चेतावनी देना हो सकता है कि अगर तुमने जापान से और साउथ कोरिया से एयर डिफेंस हटा लिया, मरीन हटा ली, आर्मी हटा ली, तो इन इलाकों पर नॉर्थ कोरिया का हमला हो सकता है। और याद रखिए, नॉर्थ कोरिया के पास एटॉमिक पावर है, यानी अमेरिका को यह बताना कि अगर यहां से तुम हटाकर अपनी आर्मी को मिडिल ईस्ट में ले जाओगे ईरान से लड़ने के लिए, तो इसका मानी बहुत साफ है कि ये इलाके हमारे लिए खाली हो जाएंगे और हम इन इलाकों पर हमला करेंगे। ये नॉर्थ कोरिया का इशारा हो सकता है। और नॉर्थ कोरिया के इस इशारे का मतलब यह भी हो सकता है कि जब हम ये करेंगे उसी वक्त चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा, यानी ईरान को पाने के चक्कर में तुम बहुत कुछ खो दोगे। जाहिर है ऐसे तो जापान और साउथ कोरिया को खो नहीं सकता अमेरिका, तो उसको यहां से फिर सेना उठाकर वहां ले जानी पड़ेगी। और ये जो पूरी हरकत है, ये पूरी हरकत काफी परेशान करने वाली होगी। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में क्या यूरोप अमेरिका के साथ आएगा? अगर यूरोप अमेरिका के साथ आता है फिर तो आलमी वार के लिए कुछ बचता ही नहीं है। फिर रशिया के पास बहाना होगा यूरोप पर अटैक करने का और सारी दुनिया में जंग जैसे हालात बन जाएंगे। यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जो ये सब ले के जापान से जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके पहुंचते ही ईरान हाथ उठा देगा और कहेगा हुजूर आला हम तो हार गए, आइए हमारा तेल, हमारा गेहूं, हमारी जनता सब कुछ ले लीजिए और हमारी कुर्सी पर रजा पहलवी को बिठा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। सबको जाना पानी में से है और जिस पानी में से जाना है वहां पर 3000 से ज्यादा नेवल माइंस लगाई हुई हैं ईरान ने। ईरान के पास स्पेशल एंटी शिप मिसाइल्स हैं जो पहले तो इनको करीब आने नहीं देंगी, जैसे यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन को वापस लौटना पड़ा, इनको भी वापस लौटना पड़ सकता है। और दूसरे, मान लीजिए किसी तरीके से आ भी गई, नेवल माइंस को पार करके आ गई, जो नेवल माइन लगी हुई हैं, जिनको ईरान एक्टिवेट करेगा तो पानी के अंदर माइन फट पड़ेगा और उसके साथ साथ जो मरीन होगी वो भी डूब जाएगी। मान लीजिए वो सब पार करके अमेरिका आ भी गया जमीन पर, तो क्या 9 करोड़ की आबादी वाला और हिंदुस्तान से थोड़ा छोटा ईरान इतनी आसानी से इन सैनिकों को वापस जाने देगा जीत के? क्या यह हॉलीवुड की फिल्म है जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आता है और 2-3 दिन में सब कुछ निपटा के चला जाता है? क्या यह धुरंधर है जिसमें एक आदमी जाता है और पूरे पाकिस्तान को हरा के चला आता है? साहब, यह जमीनी लड़ाई है। अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास कोई मॉडर्न हथियार नहीं था और कोई जिसकी मदद करने वाला भी नहीं था, उस अफगानिस्तान में बरसों तड़पने के बाद अमेरिका को वापस आना पड़ा। वियतनाम जरा सा मुल्क है, गरीब मुल्क था, जरा सा मुल्क था, जमीन में गड्ढा कर करके लोगों ने लड़ा और अमेरिका को वापस आना पड़ा। एग्जाम्पल देखते चले जाइए, जितने एग्जाम्पल देखेंगे उतनी हंसी आएगी। 1945 के बाद किसी जंग में अमेरिका पूरी तरह से जीता नहीं है और 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में अगर अमेरिकी सैनिक पैर रखेंगे तो जैसा पहले ही लारीजानी कह चुके हैं कि वो आएंगे तो अपने पैरों पर, लेकिन जाएंगे ताबूत से। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं होगा, ईरान का नुकसान होगा, लेकिन इतने बड़े टेरेन पर
25-50 हजार सैनिकों के भरोसे, और यहां तो 2,500 सैनिकों की बात चल रही है, कब्जा कर पाना मुश्किल नहीं, पूरी तरह से नामुमकिन है। और ये बात अमेरिकी सेना के बहुत सारे सीनियर्स भी और रिटायर्ड लोग भी ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के सिर पर शायद एपस्टीन चढ़ गया है, एपस्टीन नाम का भूत चढ़ गया है, और इसलिए इस मामले को जितना खींचा जा सके उतना खींचने की ये कोशिश कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि ये मामला ट्रंप की कुर्सी, ट्रंप की इज्जत, सब कुछ लेकर खत्म हो, और आखिर में हम देखें कि ट्रंप साहब और कहीं तो रेजीम नहीं चेंज कर पाए, लेकिन खुद अपनी रेजीम चेंज करवा के जेल के अंदर पड़े हैं एपस्टीन वाले मामले में। यह बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, बहुत तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक रिपोर्ट इजरायली हायोम नाम का अखबार है, उसमें आई। वो रिपोर्ट ये कहती है कि ट्रंप ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है बेंजामिन नेतन्याहू को कि 1 हफ्ते के अंदर किसी भी तरह से यह जंग खत्म करो। अब हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हम इसको सही कहें या गलत कहें, इसको हम खारिज करें या फिर इसको हम एक्सेप्ट करें, लेकिन इजराइल के अखबार में इस खबर के छपने के बहुत सारे मानी हैं। इजराइल के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं इस जंग से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ईरान के क्लस्टर बम लगातार वहां पे गिर रहे हैं, लगातार तबाही हो रही है, कितने लोग मारे गए हैं यह खबर आप तक तब पहुंचेगी जब यह जंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोई रिपोर्ट आएगी। जंग के समय तो इजराइल के अखबार खुद कह रहे हैं कि भैया हमें रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। इशारों में जो बता रहे हैं कि क्लस्टर बम सेंट्रल इजराइल में गिरा, उससे समझ में आ रहा है कि क्या क्या हुआ होगा। कई सारे दावे किए जा रहे हैं, कई रब्बाइस के मरने की बात हो रही है, कई इजरायली लीडर्स के मरने की बात हो रही है। जब तक इजराइल कंफर्म नहीं करता है तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यह हो नहीं सकता है कि इतने सारे बम गिर रहे हैं और इजराइल में सब कुछ नॉर्मल हो। इधर मिडिल ईस्ट की हालत अलग खराब है, बताने की जरूरत नहीं है। लगातार जो अमेरिकन बेसेस हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, दोनों के ऊपर हमला हो रहा है। बहरीन का आपने देखा है, कुवैत का आपने देखा है, यूएई का देखा है। आज सुबह सुबह मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरबिया के बेस पर 4 जहाज उड़ा दिए गए। तो मिडिल ईस्ट भी पूरी की पूरी तरह से तबाह है। बहुत मुमकिन है, जिस तरह से बाजार लगातार डाउन हो रहा है, बहुत मुमकिन है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा हो कि हफ्ते भर में जो कुछ कर सकते हो करो, और कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसी बात बता के, कुछ ऐसी चीज करके जिसको हम अपनी जीत डिक्लेयर कर देंगे और जंग को खत्म कर देंगे। ये ट्रंप हो सकता है, ट्रंप ने कहा हो। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के हाथ में इस जंग को खत्म करना अब नहीं रह गया है। जब तक ईरान तैयार नहीं होगा तब तक यह जंग खत्म नहीं होगी। और ईरान की शर्तें मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो ईरान अपनी उन शर्तों को एक हद तक मनवाए बिना कतई मानने वाला नहीं है। अब आप देखिए ईरान भी क्या क्या चालें चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए एक बयान आया, हालांकि अल मायदीन में छपा है, अभी किसी सरकारी एजेंसी से हमने नहीं देखा। हमने ये नहीं देखा कि किसी सरकारी आदमी ने, लारिजानी साहब ने या फिर पजेश्कियन ने या फिर अराक्ची ने कोई ट्वीट किया हो, ऐसा तो हमने नहीं देखा। लेकिन अल मायदीन जो लेबनान का अखबार है और जो रेजिस्टेंस के करीबी माना जाता है, उस अखबार का कहना है कि जो लोग युआन में व्यापार करना चाहते हैं, यानी चाइनीज करेंसी में जो लोग व्यापार करते हैं, उनको तो होर्मुज से जाने दिया जाएगा। अब चाइनीज करेंसी में कौन व्यापार करता है? रशिया करता है, चाइना करता है, नॉर्थ कोरिया करता है। ये सारे अपनी करेंसी में व्यापार करते हैं, तो इनकी जहाज को तो जाने दिया जाएगा, दूसरी जहाजों को नहीं जाने दिया जाएगा। यानी कह रहा है कि अगर आप हमारी तरफ आएंगे, चाइना से चाइना की करेंसी में व्यापार करेंगे, तब तो हम आपको जाने देंगे, वरना आपको जाने नहीं देंगे। इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि ईरान साफ बता रहा है कि हम चाइना के साथ हैं, आपके खिलाफ हैं। तो जो आपके कैंप के लोग होंगे उनकी जहाज हम नहीं जाने देंगे। हिंदुस्तान की जहाज अगर जाने दी गई है, अभी तक जो खबरें आ रही हैं राइटर्स में, इकोनॉमिस्ट में और बाकी सब जगहों पर, कि 2 जहाजों को जाने की इजाजत दे दी गई है, उनके बदले में एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि कोच्चि में जो 2 जहाज ईरान के थे, एक जहाज को तो अमेरिका ने टारपीडो कर दिया था, 2 जहाजों को कोच्चि में रोका गया था, और एक जहाज जो है वो श्रीलंका में थी। 180 लोग इन जहाजों पर जो 180 लोग थे, हिंदुस्तान से कहा गया कि इनको सेफली बाहर पहुंचाओ, और कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान ने 180 लोगों को सेफली किसी ठिकाने पर शायद आर्मेनिया में पहुंचा दिया है। तो इसके बदले में 2 टैंकर छोड़ने की इजाजत मिली है। वो भी देखना पड़ेगा, जब टैंकर पहुंच जाए यहां पर, तब हम मानेंगे कि इजाजत मिली है कि नहीं मिली है। तो ईरान मुफ्त में किसी को कुछ देने को अब तैयार नहीं है। उसके एग्जिस्टेंस का खतरा है, वो हर तौर पर लड़ने को तैयार है। जैसे
जब सुबह सुबह ट्रंप ने यह कहा, ओब्लिटरेटेड उसका बड़ा प्यारा शब्द है कि खारग आइलैंड ओब्लिटरेट हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, और कहा कि हमने तेल वाले इलाके छोड़ दिए हैं, लेकिन ईरान अगर अपनी जिद पर रहा तो तेल वाले इलाकों पर भी हमला करेंगे। तो जानते हैं ना क्या जवाब दिया? सुबह मैंने बताया था, जवाब यह मिला कि अगर तुम हमारे तेल के इलाकों पर हमला करोगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर तेल का कोई इलाका नहीं बचेगा। सोचिएगा इस जवाब के बाद सऊदी, यूएई, कतर, जॉर्डन, बहरीन, सबका क्या हाल होगा। सबने फोन लगाया होगा ट्रंप को कि हुजूर आला ऐसा मत कीजिए, आपकी अब औकात ये रही नहीं कि हमारे अड्डों को आप बचा सके, और अगर आपने ईरान पर हमला कर दिया तो हमारे अड्डों को ईरान तबाह कर देगा। अब उनको रोकने के लिए एयर डिफेंस हमारे पास भी नहीं है। तो ईरान एकदम लगा हुआ है, जैसे को तैसा देने पर। आपने खर्ग पर हमला किया और उसके कुछ डिफेंस को नुकसान पहुंचाया, तो उसने सऊदी अरबिया में आपके बेस पर हमला किया और आपके 4 जहाज उड़ा दिए। आप तेल के ऊपर हमला करेंगे तो वो तेल के ऊपर हमला करेगा। आपने बैंक के ऊपर हमला किया तो उसने कई सारे यूएई, बहरीन, कई जगहों पर जो अमेरिकन इंटरेस्ट के बैंक थे, अमेरिकन ओरिजिन के बैंक थे, उन बैंकों पर हमला किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर हमला किया, और आगे भी हमला करेगा। आप उसके मिलिट्री ठिकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो इजराइल में आपके मिलिट्री ठिकानों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। आपके 20 से ज्यादा जहाज उड़ा चुका है। आपका यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और आपका यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिस पर आप इतराते थे, वो दोनों के दोनों घायल होकर वापस लौट चुके हैं। और अब आप जब जापान से नई जहाजें लाने की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ कोरिया ने ये दिखा दिया है आपको कि वहां डिफेंस खाली होगा तो नॉर्थ कोरिया भी हमला कर सकता है। और नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर देश है, वो कोई गजा नहीं है, लेबनान नहीं है जिसके पास एयर डिफेंस नहीं है। आप जाएंगे हमला करेंगे। पिछले 40-50 सालों से वो सिर्फ सिक्योरिटी में ही खर्चा कर रहा है। अगर आप उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे तो साउथ कोरिया का क्या हाल होगा वो सोचा भी नहीं जा सकता। उधर हिजबुल्ला आपसे कंटेन हो नहीं रहा है। हिजबुल्ला का कहना है हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। वहां जमीनी सैनिक भेजने की बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, पता नहीं जिंदा है नहीं है हम नहीं जानते, उस पर भी विवाद चल रहा है। अगर जमीनी सैनिक वहां गए तो हिजबुल्ला से लड़ाई वहां भी आसान नहीं होगी। हूथी कह रहा है कि जल्दी ही हम बाब अल मंदेब को भी बंद कर सकते हैं। तो अपनी बेवकूफी से, अपने पागलपन से और शायद एप्स्टीन फाइल में अपने फंसे होने की वजह से ट्रंप ने दुनिया को एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जहां चिंगारी लग चुकी है। वो चिंगारी कहां तक फैलेगी, नॉर्थ कोरिया तक फैलेगी, यूक्रेन तक फैलेगी, कहां कहां तक फैलेगी कोई कह नहीं सकता है। अब तो सिर्फ ये दुआ की जा सकती है कि दुनिया बचे, क्योंकि इतने सारे एटॉमिक पावर्स के बीच में अगर आलमी जंग होती है, विश्व युद्ध होता है, तो दुनिया शायद बचे ना, और बचे भी तो वैसी तो बिल्कुल ना रह जाए जैसी आज है। दुआएं करने का वक्त है, दुआ किया जाए कि बुद्धि आए और किसी तरह से जंग रुक जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।